देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की पिछली किस्त में आप जान चुके हैं कि कैसे एक आर्मी चीफ के कत्ल का इल्ज़ाम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर लगा और इसका अंजाम क्या हुआ। इस किस्त में हम आपको बताएंगे कि वो क्या वाक़या था जब पंजाब पुलिस और रेंजर्स आमने सामने आ गईं। मैं हूं फैसल वड़ैच और आप देख रहे हैं देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की किस्त नंबर 25। 1993 में सदर गुलाम इसहाक खान ने हुकूमत को रुखसत किया तो नवाज शरीफ ने अपने घर का नहीं बल्कि ट्रेन मार्च स्टाइल में लाहौर जाने का फैसला किया। इस सिलसिले में बरतरफ वज़ीर आज़म ने सबसे पहला जलसा उसी जगह किया जिसे शेख रशीद की लाल हवेली कहते हैं। शेख रशीद नवाज शरीफ पर सदके वारी हो रहे थे और माथा चूमते जाते थे। शेख रशीद ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो नवाज शरीफ को ही वज़ीर आज़म कहते रहेंगे। कौन जानता था कि सिर्फ 2 दहाइयों बाद इसी लाल हवेली की इसी चार दीवारी से इसी नवाज शरीफ को यही शेख रशीद चोर, डाकू और लुटेरा भी कहेंगे। लेकिन क्या कीजिए कि पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर की तारीख ऐसी कलाबाजियों से भरी पड़ी है। मैंने पहला केस ऐसा लड़ा कि जिसको बड़ा गरूर था, जिसकी गर्दन में सरिया था, जिसकी गर्दन में स्टेनलेस स्टील था, जो इस कौम को कुछ नहीं समझता था, मैंने कहा शाम से पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली कराया जाएगा। नवाज शरीफ सड़कों पर थे और सुप्रीम कोर्ट में असेंबलियों की बहाली का केस चल रहा था। लेकिन इस दौरान एक तीसरा काम भी चुपके चुपके हो रहा था और वो ये कि पंजाब में IGI के वज़ीर आला गुलाम हैदर वाई की हुकूमत गिराने के लिए सदर और बेनज़ीर भुट्टो मंसूबाबंदी कर चुके थे और इस मंसूबाबंदी में नवाज शरीफ का एक अहम तरीन इत्तेहादी उनके साथ मिल चुका था और ये थे पंजाब असेंबली के स्पीकर मियां मंजूर अहमद वट्टू। इन्हें बेनज़ीर भुट्टो और सदर ने वज़ीर आला पंजाब बनवाने का वादा करके साथ मिलाया था। पंजाब में IGI यानी नवाज शरीफ के इत्तेहाद के पास 209 सीट्स थीं जो 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा बनती थी। लेकिन मंजूर वट्टू ने IGI में शामिल 17 अरकान को तोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। फिर हैरत अंगेज तौर पर चंद रोज के अंदर अंदर नवाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग के ज्यादातर अरकान भी मंजूर वट्टू के साथ जा मिले। वाई की काबीना के कई वज़रा भी मुस्तफ़ी हो गए। जब मंजूर वट्टू को मतलूबा अक्सरियत मिल गई तो उन्होंने गुलाम हैदर वाई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। पच्चीस अप्रैल 1993 को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होना थी और हाल ये था कि कल तक जिस पंजाब असेंबली में नवाज शरीफ के हामियों की अक्सरियत थी अब वहां सिर्फ 20 अफराद उनकी हमायत में खड़े थे, जबकि मुस्लिम लीग के बाकी अरकान को मिलाकर 150 के करीब अरकान मंजूर वट्टू के साथ जा मिले थे। ऐसे में तहरीक अदम एतमाद का कामयाब होना यकीनी था, यानी गुलाम हैदर वाई वज़ीर आला पंजाब नहीं रह सकते थे। यह मुमकिन तो था लेकिन गेम अभी मजीद डर्टी होने वाली थी। वोटिंग से पहले पंजाब असेंबली के बाहर सूरत हाल ये थी कि माल रोड ब्लॉक कर दी गई और सैकड़ों पुलिस एहलकार किसी भी अवामी इश्तियाल से निपटने के लिए चौकस खड़े हो गए। मुस्लिम लीगी कारकुनों ने पंजाब असेंबली की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें लाठियों और शेलिंग का सामना करना पड़ा। पंजाब असेंबली के अंदर सूरत हाल ये थी कि मुस्लिम लीग के सिर्फ 20 हामी नवाज शरीफ के कज़न ज़िया भट्ट की क़यादत में भरपूर तैयारी से वोटिंग का इंतज़ार कर रहे थे। इधर वोटिंग शुरू हुई, उधर ये 20 अफराद सियासी मुखालफिन पर टूट पड़े। हाल की ईंट से ईंट बजा दी गई, दोनों तरफ से लातों और घूंसों की बारिश शुरू हो गई। अरकान असेंबली ने एक दूसरे की जूतों, पेपर वेट्स और कुर्सियों तक से तवाज़ो की। जिसके हाथ कुछ ना लगा उसने असेंबली के माइक उखाड़कर मुखालफिन को मारने शुरू कर दिया। दंगा फसाद कोई 1 घंटा जारी रहा। आप हैरान होंगे कि इसी दंगा फसाद के दौरान तहरीक अदम एतमाद पेश भी हुई और मंजूर भी हो गई। गुलाम हैदर वाई की हुकूमत खत्म हुई तो मंजूर वट्टू पंजाब के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए। बेनज़ीर भुट्टो के सियासी इत्तेहाद PDA का एक भी रुकन गुलाम हैदर वाई के खिलाफ वोट देने नहीं आया।
बेनज़ीर ने तो तहरीक अदम एतमाद की मजम्मत करते हुए इसे हॉर्स ट्रेडिंग की बदतरीन मिसाल भी करार दिया। लेकिन 2 सबूत ऐसे हैं जो जाहिर करते हैं कि इस मामले में सदर इसहाक और बेनज़ीर भुट्टो का हाथ था। पहला सबूत तो यह है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से चंद रोज कबल बेनज़ीर ने एक बयान में यह इशारा दिया था कि वो मुस्लिम लीग के बागी चट्ठा ग्रुप से मिलकर हुकूमत बनाना चाहती हैं। मंजूर वट्टू के वज़ीर आला बनते ही जब उन्हें एतमाद के वोट की ज़रूरत थी तो इस मौके पर PDA ने भी उन्हें वोट दिया और जमात इस्लामी भी वट्टू के साथ खड़ी थी। दूसरा सबूत यह है कि पंजाब में हुकूमत तब्दील होने से 2 दिन पहले सदर ने PP रहनुमा चौधरी अल्ताफ हुसैन को गवर्नर पंजाब मुकर्रर कर दिया था और चौधरी अल्ताफ आखिरी वक्त तक वट्टू हुकूमत के साथ खड़े रहे। नए गवर्नर और वज़ीर आला मुबारकबादें वसूल कर रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी खुशियां बहुत आर्जी हैं, क्योंकि नवाज शरीफ का खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में असम्बलियों की बहाली का केस चल रहा था और ये केस 11 जजेस सुन रहे थे। आला अदलिया ने 26 मई 1993 को कौमी असम्बली बहाल करने का फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बन गए और सदर का हुक्म कलअदम करार दे दिया गया। कहते हैं बेंच के सरबराह जस्टिस नसीम हसन शाह ने फैसले से पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फोन करके पूछा कि क्या असम्बली बहाल कर दी जाए। जनरल काकड़ ने कहा, मिस्टर चीफ जस्टिस, आप कानून के मुताबिक फैसला करें। लेकिन इस वाक़े की कोई मुस्तनद तारीखी शहादत मौजूद नहीं है, जबकि जस्टिस नसीम हसन शाह किसी भी बैरूनी असर से मुकम्मल इनकार करते रहे हैं। हमें तो अपना काम से काम था। जो केस हमारे सामने आया, हमने उसे बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी जाफशानी के साथ उसका फ़ैसला किया। लोग जो मर्ज़ी कहते रहे। ये फैसला 10-1 से सुनाया गया, यानी 10 जजेस ने सदर के असम्बली तोड़ने वाले फैसले को गलत करार दिया। लेकिन सिर्फ एक जज ने इस फैसले से इख्तलाफ किया। और क्या आप जानते हैं कि ये एक जज कौन थे? जस्टिस सज्जाद अली शाह। जी हाँ, वही जज जिनसे चंद साल बाद नवाज शरीफ की तारीखी लड़ाई हुई। और क्या आप जानते हैं कि इस केस में एक और अहम तरीन जज कौन थे? जनाब रफीक तारड़, वही जो बाद में सदर पाकिस्तान भी बने। इन दोनों की दिलचस्प कहानी भी अपने वक्त पर आएगी, लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि जैसे ही नवाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की, सदर की सियासी गेम उल्ट गई और उन्हें फौरन पंजाब हुकूमत भी हाथ से जाती हुई नजर आने लगी। नवाज शरीफ ने बहाल होते ही पंजाब वापस लेने की कोशिशें शुरू कर दी थीं, लेकिन इस बार उन्होंने कमान गुलाम हैदर वाई के कमज़ोर हाथों में नहीं, बल्कि चौधरी परवेज़ इलाही के तगड़े हाथों में दी। वज़ीर आज़म की आशीर्वाद से परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अराकीन से राब्ते किए और वही अराकीन जो नवाज शरीफ को कमज़ोर होता देखकर मंजूर वट्टू के साथ जा मिले थे, अब वापस आने लगे। असम्बली में उसी तरह तहरीक अदम एतमाद आई और वट्टू हुकूमत खतरे में पड़ गई। लेकिन मंजूर वट्टू भी तनहा नहीं थे, गवर्नर और सदर उनके साथ थे। उन्होंने तहरीक की मंजूरी से पहले गवर्नर को असम्बली तोड़ने की एडवाइस भेज दी। गवर्नर ने पंजाब असम्बली तोड़ दी, लेकिन इस कार्रवाई में मंजूर वट्टू से एक तारीखी गलती हो गई। वो गलती ये थी कि उन्होंने गवर्नर को असम्बली तोड़ने की एडवाइस तब भेजी जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी और कानूनी तौर पर उस वक्त वज़ीर आला असम्बली तोड़ने की एडवाइस नहीं भेज सकते थे। मामला हाई कोर्ट में गया, अदालत ने असम्बली बहाल कर दी, लेकिन अदालती फैसले के सिर्फ 4 मिनट बाद मंजूर वट्टू की दरख्वास्त पर पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब ने एक बार फिर असम्बली तोड़ दी। मामला फिर अदालत में चला गया और यूं एक बदनुमा और बदमजा खेल चल पड़ा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा इंतजामी तौर पर एक मजाक बन गया। ऐसे में नवाज शरीफ ने मुश्तरका पार्लियामेंट का एक इजलास बुलाकर पंजाब का कंट्रोल विफाक के पास मुंतकिल कर लिया। इसी करारदाद के जरिए मियां अजहर को पंजाब का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। लेकिन मंजूर वट्टू ने विफाकी फैसले से बगावत कर दी और कहा कि विफाक जो अफसर भेजेगा उसे OSD बना दूंगा। वो ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि उन्हें सदर मुमलकत गुलाम इसहाक खान की मुकम्मल हमायत हासिल थी।
सिर्फ सदर ही नहीं, उन्हें अपोजिशन लीडर की भी हमायत हासिल थी, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो भी पार्लियामेंट के फैसले को जाली कहकर हुकूमत के खिलाफ बगावत के मुकदमे का मुतालबा कर रही थी। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। पंजाब में किसी को कुछ खबर नहीं थी कि किसका हुक्म मानना है और किसे इनकार करना है। फिर वो हुआ जिसका पहले पाकिस्तान में किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। नवाज शरीफ ने रेंजर्स को हुक्म दिया कि वो मरकज को पंजाब हुकूमत का कंट्रोल संभालने में मदद दे और अगर ज़रूरत पड़े तो वज़ीर आला और गवर्नर को ज़बरदस्ती दफातर से निकाल बाहर किया जाए। दूसरी तरफ मंजूर वट्टू ने पुलिस को हुक्म दिया कि जो उनको ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश करे उसका ताकत से मुकाबला किया जाए। करीब था कि मुल्क के दो अहम तरीन सिक्योरिटी इदारे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते, लेकिन ऐसे में पाक फौज की आला कमान ने समझदारी दिखाई और रेंजर्स को गैर जानिबदार रहने का हुक्म जारी किया। यूं मुल्क एक बड़े हादसे या कम से कम शर्मिंदगी से बच गया। 2 हफ्तों के अंदर ही काकड़ फार्मूला आ गया, जिससे ना रहा बांस और ना बजी बांसुरी। ये काकड़ फार्मूला क्या था? पाकिस्तान की तारीख की तवील तरीन मीटिंग कौन सी थी और इसमें क्या तय पाया? और वो शख्स जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी नहीं था, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कैसे बन गया? एक गरीब मुल्क पर बीते इन शब रोज़ की सच्ची दास्तान आपको सुनाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्त में। पाकिस्तान कहानी की अब तक की तमाम एक साथ देखने के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और क्या मैं पाकिस्तान से अब तक की कहानी जान जाइए। अगली एक साथ बर वक्त देखने के लिए देखो सुनो जानो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।